हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल स्टडी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले पेपर में, जो कि एमपी रेट, यूपी रेट, रीट, केवीएस और अदर जितने भी प्राइमरी लेवल के एग्जाम होते हैं सभी में जो इन्वायरमेंट आता है, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप अंत तक जरूर लेक्चर देखिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, सबसे पहले आप अपने खुद से आंसर लगाओ, उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच करिए। इसमें आप बहुत सारी चीजें नई भी सीखने को आपको मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि मेडोज 1972 के अनुसार विश्व जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादन और संसाधन अवक्षय में यदि वर्तमान प्रवृत्तियां अपरिवर्तित बनी रहती है तो हमारे ग्रह पर समृद्धि की परिकल्पनाएं आ जाएगी अगले। ठीक है, तो आप इसको समझे होंगे। तो ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ 50 वर्षों में, सेकंड है 100 वर्षों में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 150 वर्षों में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 200 वर्षों में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, पर एक बार और पढ़ोगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है डीजल, सेकंड है कोयला, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है केरोसिन। मतलब ये चारों जो ईंधन के प्रकार है, इसमें से ऐसा कौन सा ईंधन है जो कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर। जो हाइड्रोजन ईंधन होगा वो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु नगर की वायु को, जहां बहुत अधिक जनसंख्या में मोटर कारें आदि हो, प्रदूषित करती है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी धातु नगर की वायु को, जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो, प्रदूषित करती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा कैडमियम, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सीसा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा तांबा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर सीसा। हम ये बोल सकते हैं कि जो भी मोटर वाहन होते हैं, ठीक है, मोटर कारें आदि होती है, इनमें जो डीजल और पेट्रोल होता है उसमें सीसा की मात्रा अधिक होती है और सीसा की मात्रा अधिक होने के कारण वहां पर वायु प्रदूषण अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फोर्थ नंबर का कि कलकत्ता नगर में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका है। ठीक है, जो कलकत्ता शहर है उसमें वायु प्रदूषण जो अधिकतम हो रहा है, तो किसका योगदान सर्वाधिक होगा। तो पहला ऑप्शन है मोटर गाड़ियों का, सेकंड ऑप्शन है शक्ति यंत्रों का, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लघु औद्योगिक इकाइयों का और फोर्थ ऑप्शन है चमड़े के कारखानों का। ठीक है, यदि आपने कलकत्ता शहर के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आ रहा होगा, या फिर प्रदूषण वाला चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर कि चमड़े के कारखानों के कारण कलकत्ता में वायु प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में है। क्वेश्चन नंबर पांचवा यहाँ पर हो जाएगा कि तेल शोधक कारखानों में कौन सी गैस वायु प्रदूषण के रूप में निकलती है। ठीक है, जो तेल शोधक कारखाने होते हैं उनमें से कौन सी गैस वायु प्रदूषक के रूप में निकलती है, जो कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य कारक होगी, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ वायु प्रदूषण के लिए मुख्य कारक होगी, जो कि निकल कहाँ से रही है, तो तेल शोधक कारखानों से, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, SO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवा हो जाएगा यहाँ भोपाल की दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी। ठीक है, तो आपने भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुना ही होगा, जो कि 3-4 दिसंबर, ठीक है, 3-4 दिसंबर 1984 में हुई थी। ठीक है, 1994 में हुई थी। और यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ फॉस्जीन लिखा है, वैसे ये हो जाएगा फॉस्जीन गैस। ठीक है, फॉस्जीन है वैसे फॉस्जीन गैस। सेकंड ऑप्शन है फॉस्फेन गैस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण 3-4 दिसंबर 1984 को, ठीक है, 1984 को भोपाल गैस त्रासदी
हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 की फेफड़े की बीमारी के लिए कौन सा प्रदूषण उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो फेफड़े की बीमारी होती है उसमें कौन सा प्रदूषण मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण, सेकंड ऑप्शन होगा ध्वनि प्रदूषण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वायु प्रदूषण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर वायु प्रदूषण, क्योंकि हम जब वायु ग्रहण करते हैं, ठीक है, मतलब O2 जब लेते हैं तो जाती कहाँ है, फेफड़ों में, और फेफड़ों के साथ क्या होता है कि वायु चली जाती है जो कि प्रदूषित होती है और जिसके कारण हमें फेफड़े की क्या होती है, बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां कि जल प्रदूषण का मुख्य प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जल प्रदूषण की स्पेशली बात की जा रही है कि जल प्रदूषण का मुख्य प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जल की कमी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जल में खारेपन की अधिकता और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जल चक्र का बाधित होना। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कि देखो जल प्रदूषण की बात कर रहा है तो जल प्रदूषण किससे पता चलेगा, तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। अगर जल में जो जीवन होता है जैसे मछलियां होती है, केकड़े होते हैं, सांप जो भी रहते हैं उसमें जलीय जंतु, यदि उनको ऑक्सीजन की कमी होगी इसका ये मतलब है कि जल प्रदूषित हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बायो मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, थर्ड ऑप्शन है बायोकेमिकल क्लोरीन डिमांड और फोर्थ ऑप्शन है बायोकेमिकल क्लोरीन डिमांड। ठीक, सॉरी, बायोमेडिकल क्लोरीन डिमांड। तो आप इतना जानते हैं कि जल प्रदूषण अगर हो रहा है इसका ये मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर होगा राइट आंसर की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के परीक्षण से किसका जल प्रदूषण का मापन किया जाता है या जल प्रदूषण का पता लगाया जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पर सी और डी नंबर का आंसर तो हो नहीं सकता था, क्योंकि देखो क्लोरीन की मात्रा से हम जल प्रदूषण का पता नहीं लगाते, ऑक्सीजन की मात्रा से लगाते हैं और ऑक्सीजन में मेडिकल की तो जरूरत ही नहीं थी, इसलिए सेकंड ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता था, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि जल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। ठीक है, तो जल को शुद्ध करने की बात हो रही है, अभी तक प्रदूषण की बात हो रही थी, अब जल शुद्ध करने की बात हो रही है। निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया, थर्ड ऑप्शन होगा हाइड्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, क्योंकि हम क्या करते हैं, यदि आपने स्विमिंग पूल देखा होगा तो वहां पर जल को शुद्ध करने के लिए क्या डाल दिया जाता है, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11वां हो जाएगा कि पीलिया तथा हैजा रोग निम्नलिखित में से किस प्रदूषण से फैलता है। ठीक है, दो रोगों की बात हो रही है यहाँ, पीलिया और हैजा, मतलब दोनों ऐसे रोग है जो कि कोई ना कोई प्रदूषण के कारण होते हैं, तो उसी प्रदूषण का नाम पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण, सेकंड ऑप्शन है वायु प्रदूषण, थर्ड ऑप्शन है रेडियोधर्मी प्रदूषण और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी प्रदूषण। तो देखो पीलिया और हैजा जो कि जल प्रदूषण के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। गंदे जल पीने से पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां कि नदियों में जल प्रदूषण की माप निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके द्वारा की जाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, सेकंड ऑप्शन है ओजोन की घुली हुई मात्रा से, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो आई होप सभी लोग इसका आंसर राइट लगाएंगे, सही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि हम इससे पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जब भी जल की बात आती है, जल प्रदूषण की मात्रा की मापन की बात आती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा से ही पता लगाया जाता है कि जल में कितने % ऑक्सीजन की मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां हो जाएगा कि खुला विस्तृत शौच घर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो स्पेशली इसे तो याद ही रखिएगा, खुला विस्तृत शौच घर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका को, सेकंड ऑप्शन है चीन को, थर्ड ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप को, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका
महाद्वीप को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर कि भारतीय उपमहाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो खुला विस्तृत शौचघर कहा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश आते हैं, तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, ये सारे के सारे देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं और इस क्षेत्र को खुला विस्तृत शौचघर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का, कि नगरों में किस प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण पाया जाता है। तो यहाँ नगरों की बात हो रही, गांव की नहीं है ना। नगरों में किस प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, सेकंड ऑप्शन है जल प्रदूषण, थर्ड ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो शहर है, नगर है, जो बड़े शहर है, उसमें वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कोई काफी सामान्य क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मीटर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मिलीबार, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा डेसिबल, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मेगावाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर। आई होप इस सभी लोगों को ये पता था होगा कि डेसिबल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि कितने डेसिबल की ध्वनि कष्टदायक होती है। तो देखो यहाँ कष्टदायक की बात हो रही कि कितने डेसिबल की ध्वनि कष्टदायक होती है। पहला ऑप्शन है 50 से 75 डेसिबल, सेकंड ऑप्शन है 75 से 100 डेसिबल, थर्ड ऑप्शन है 100 से 120 डेसिबल और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 120 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। 100 से 120 डेसिबल की जो ध्वनि है वो कष्टदायक होती है और इसके बाद तो बहरे होने की पूरी संभावनाएं होती है 120 के बाद। ठीक है, और सामान्यतः हम जो बोलचाल में यूज करते हैं तो वो ये वाली हो जाएगी 50 से 75, और जहां लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ 75 से 100, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेन में बैठे हुए होते हैं वहां, या फिर एक ट्रैफिक की आवाज होती है तो वो इसके अंतर्गत आती है ना। और कष्टदायक होती है 100 से 120 के बीच, और 120 से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन पाते हैं, है ना। सुनेंगे भी तो पागल या दिवालिया होने की कंडीशन अधिकतर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि नगरों में ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो नगरों में ध्वनि प्रदूषण की बात हो रही है, तो ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन है मोटर वाहनों के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है रेलगाड़ियों के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है ध्वनि विस्तारित यंत्रों के द्वारा और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखो नगरों में ध्वनि प्रदूषण की बात हो रही है, तो ध्वनि मोटर वाहनों से भी निकलती है, रेलगाड़ियों से भी निकलती है, ध्वनि विस्तृत यंत्रों द्वारा भी निकलती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां हो जाएगा कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो। ठीक है, तो यहाँ इको मार्क की बात की जा रही है, आपने होल मार्क, ठीक है, इको मार्क, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होगी। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, पहला ऑप्शन है शुद्ध एवं अन्न मिश्रित है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन समृद्ध है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण के बिना अनुकूल है और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। ठीक है, तो इको मार्क दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, पर्यावरण के लिए अनुकूल है उन लोगों को। ठीक है, मतलब उन उत्पादों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19वां कि यमुना कार्य, ठीक है, यमुना कार्य योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नगर सम्मिलित नहीं है। तो देखो यमुना कार्य योजना, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये पता होना कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। ठीक है, तभी आप बता पाएंगे कि यमुना कार्य योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नगर सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इटावा, सेकंड ऑप्शन है पानीपत, थर्ड ऑप्शन है गाजियाबाद और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पलवल। ठीक है, तो जो इटावा है ये भी यमुना नदी के किनारे में है, पानीपत भी और गाजियाबाद भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर कि यमुना कार्य योजना के अंतर्गत पलवल शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20वां, देखते हैं हम। ठीक है, कि वाहनों द्वारा उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे त्वरित स्तरित होती है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि वाहनों द्वारा उत्सर्जित क्या कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है। तो पहला ऑप्शन होगा चांदी, सेकंड ऑप्शन है स्वर्ण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये वैसे तांबा है ना, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पैलेडियम।
तो 20वें का ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, पैलेडियम। अगला क्वेश्चन, इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो क्या होता है, वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि वायुमंडल तो गर्म करेगी परंतु ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की गंगा कार्य योजना तथा यमुना कार्य योजना, ठीक है, दो चीजों की बात हो रही है, गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना में निम्न में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन हो जाएगा नदियों के जल को नहरों में आपूर्ति करना, सेकंड ऑप्शन है विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण, थर्ड ऑप्शन है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, फोर्थ ऑप्शन है गंदे नगरीय जल को नदी में सीधे गिरने से रोकना। तो देखो गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना का मतलब है कि इन नदी को हमें क्या करना है, प्रदूषण मुक्त करना है। तो सबसे पहले तो देखो विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ज्यादा राख वगैरह जो यूज होती है, मतलब निकलती है, वो चीजें नहीं फैलेगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कर देंगे तो गंगा और यमुना में ये सीवेज का पानी नहीं जाएगा, गंदा पानी। और फोर्थ है गंदे नगरीय जल को नदी में सीधे गिरने से रोकना, मतलब ये तीनों चीज तो काम हो रहा है, ठीक है, किसके अंतर्गत, तो गंगा कार्य योजना और यमुना कार्य योजना के अंतर्गत, तो ये काम नहीं हो रहा है। कौन सा, तो नदियों के जल को नगरों में आपूर्ति करना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22वां कि मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो मोटर वाहनों से निकल रही है एक कौन सी गैस है जो कि मुख्य प्रदूषक गैस होगी। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है मार्स गैस और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर की कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वाहन से निकलने वाली सबसे मुख्य प्रदूषक गैस होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों मैं एक छोटी चीज यहाँ बता दूं कि आप में से आपके दोस्त भाई या कोई भी परिचित यदि मैथ्स में ज्यादा कमजोर होंगे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये अपना एक नया चैनल है जिसमें स्पेशली मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ अलग से, ठीक है, जो कि 0 to हीरो है, स्टडी वायर मैथ्स, ठीक है, यूट्यूब चैनल है अपना, और इसे सर्च कर लीजिए, या फिर जो भी तैयारी कर रहे होंगे और जिनका मैथ्स वीक है तो आप इस पे विजिट जरूर कर लेना, है ना। इससे क्या होगा, मैथ्स 0 to हीरो हर चीजें एक एक छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जा रही है जिसमें मैथ्स आपका एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये संविदा से हटके, कहने का मतलब टीचिंग फील्ड से हटके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, उन सभी के लिए यूजफुल होगा, ठीक है, तो इसे जरूर विजिट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23वां कि समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि समुद्र का जो जल है कितने प्रतिशत पीने योग्य है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 97.2%, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 2.15%, थर्ड ऑप्शन होगा 0.65% और फोर्थ ऑप्शन होगा 0%। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर कि जो समुद्र का जल है उसका 0.65% ही जल ऐसा है जो कि पीने योग्य है, बाकी पिया नहीं जा सकता, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। पर देखो स्पेशली समुद्र का बात हो रही है ना, पूरी पृथ्वी का नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के क्रम को कहते हैं। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के क्रम को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वर्षा, सेकंड ऑप्शन है संघनन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जल चक्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, जल चक्र की जल को पहले वाष्प बना दो, वाष्प से फिर पानी बनेगा, पानी से बर्फ बना दो, बर्फ से फिर से पानी बनेगा, पानी से वाष्प बनेगा, तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं, तो जल चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां यहाँ पर हो जाएगा कि झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती है क्योंकि, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि झील पर जब बर्फ भी जम जाती है तो भी मछलियां जीवित रह लेती, इसका कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है जल का घनत्व कम होना, सेकंड ऑप्शन है झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होना, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, और फोर्थ ऑप्शन है यह सभी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर, ठीक है, कि जल, देखो झील के जल का घनत्व है, बर्फ के घनत्व से क्या होना
अधिक होना। तो कहने का मतलब है कि जब ये पूरा का पूरा एक हम मान लेते हैं कि एक तालाब है, तो तालाब में क्या होता है कि ऊपर तो बर्फ जमती है परंतु नीचे पानी ही रहता है, ठीक है। तो इस पानी में जीवित रहती है, मतलब यहाँ बीच का जो तापमान होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि ऊपर का जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाती है और यहाँ का जो पार्ट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहेगा। बाकी जो नीचे का पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जिसका घनत्व तो सबसे अधिक रहेगा और यहाँ पर मछलियां जीवित रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां, कि जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जल को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं यहाँ, तो किस तरीके से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जल को छानकर, सेकंड ऑप्शन है यहाँ जल को उबालकर, थर्ड ऑप्शन है जल में क्लोरीन द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर, उपरोक्त सभी, मतलब जल को छानकर भी शुद्ध किया जा सकता है, उबालकर भी और क्लोरीन के द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां, कि कौन सी शुद्ध पेयजल की विशेषता है, ठीक है। जो 4 विशेषता लिख रखी है इनमें से कौन सी है जो कि शुद्ध पेयजल की विशेषता होगी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रोगवाहक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आसवन धारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हानिकारक रसायनों की उपलब्धता। तो देखो क्या बोला है, शुद्ध पेयजल। शुद्ध पेयजल हम किसको बोलेंगे, जिसमें आवश्यक मात्रा में क्या हो, ऑक्सीजन घुली हुई हो। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बेसिकली आपसे सभी से बना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा कि जल प्रदूषण के प्रक्रिया में निम्नलिखित है, ठीक है। जल प्रदूषण के प्रक्रिया में निम्नलिखित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जल का प्रयोग हानिकारक हो जाना, थर्ड ऑप्शन है जल के तापमान में परिवर्तन, और फोर्थ है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जल प्रदूषण की बात कर रहा है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अनैच्छिक पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है, हानिकारक पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाएगा जल प्रदूषण, और तापमान में जो परिवर्तन आ जा रहा है वो भी जल प्रदूषण के अंतर्गत आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29वां, की मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है, ठीक है। मिनीमाता आपने नाम सुना होगा, छोटी माता जिसे कहा जाता है, तो किस धातु का पानी में मिलने के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कैडमियम, सेकंड ऑप्शन है पारा, थर्ड ऑप्शन है तांबा, और फोर्थ ऑप्शन है लोहा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर, की जो पारा है, पारा का जब पानी में मिल जाता है या पानी में घुल जाता है तब कौन सा रोग हो जाता है, तो मिनीमाता रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां हो जाएगा कि जल जनित रोग है, ठीक है। मतलब जो जल जनित रोग है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अतिसार, सेकंड ऑप्शन है छोटी माता, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रक्त अल्पता, और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा मस्तिष्क ज्वर, ठीक है। तो देखो ये जल जनित रोग कौन सा हो जाएगा, तो अतिसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।